नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं वो एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन की फरमाइश हमें चाओ सिंह डॉन साहब ने की है और इस कंपनी का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर। आज इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल का अध्ययन करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंपनी में जो असली ट्रिगर है वो क्या है और किस ट्रिगर के स्टार्ट होने पर या किस ट्रिगर के आने पर ये कंपनी शायद बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। तो जान लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी की जो स्थापना है ना वो हुई 1988 में 1988 में और कंपनी ने अपना जो कारोबार शुरू किया वो 1989 में किया। अब ये समझ लेते हैं कि ये करती क्या है। तो ये जो है ना ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। लॉजिस्टिक्स कंपनी का मतलब ये है कि जो सामान जो होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई व्यापारिक सामान ले जाना पड़ता है तो ये रेलवे के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह उस सामान को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ये कंटेनर कॉरपोरेशन का क्या मतलब है। तो देखिए, इसका मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ और बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये कंटेनर कॉरपोरेशन इसका नाम क्यों पड़ा। तो पहले समझ लेते हैं कंटेनर क्या हुआ। देखिए, पहले जब व्यापार हुआ करता था तो व्यापार कम हुआ करता था और वहाँ पर आप क्या करते थे कि सामान आप ट्रक में लाए या किसी भी जगह किसी भी तरीके से आप सामान पोर्ट तक लेके आए। पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप समझ लीजिए अपने स्वतंत्रता के समय के आसपास की। तो आप पोर्ट तक सामान लेकर आए, चाहे वो लॉरी में लाए, ट्रक में लाए, किसी बैलगाड़ी में, किसी ऊँट गाड़ी में या किसी और तरीके से आप सामान लेकर आए। उस सामान को आपने अनलोड किया, ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ से उठा कर, मतलब उस पोर्ट से उठा कर जो शिप आता है तो वहाँ तक उस शिप पे आप इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर जो एक एक सामान है ना उसको एक एक सामान को आप लोड किया करते थे। अब सामान की शेप है वो हो सकती टेढ़ी मेढ़ी हो, तो आप वो जो सामान है किस तरीके से किस जगह रखा जाए ये भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे, उनका दिमाग चला, उन्होंने कहा यार ये जो चीज़ है ना ये इनएफिशिएंट है, मतलब ये सही तरीका नहीं है कि आप सामान को एक एक सामान को उठाओ और एक सामान को शिप में रखो। अब शिप में उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई ये गोल शेप का है तो इसको कहाँ रखो, ये एक बैग है, मतलब कट्टा जिसको बोलते हैं, ये सीमेंट के कट्टे, इसको कहाँ रखो। इस तरीके प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपको भी घर में भी अब सामान अगर एक ही शेप का हो तो उनको रखने में आसानी होती है, एक के ऊपर एक आप रख दें, और अगर आप डिफरेंट शेप का होता है तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने ये कहा यार ऐसा करते हैं, इनको एक डब्बे में बंद कर देते हैं, मतलब एक डब्बा बनाते हैं और सारा सामान जो है ना, जो भी सामान आएगा ना वो मैं उस डब्बे में रखूँगा। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को बोला कंटेनराइजेशन। कंटेनर का मतलब डिब्बा। उस डिब्बे में मैं सारा सामान रख दूंगा जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा और उस पूरे डिब्बे को उठा के मैं रख दूंगा मतलब पानी के जहाज़ पर। तो ये कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट जो अमेरिकन बिजनेसमैन मैल्कम मैकनील ने दिया, उससे देखिए फ़ायदा क्या हुआ। एक चीज़ तो ये हुआ कि जो शिप्स थे ना उनको डिज़ाइन करने में आसान होगी, मतलब उनको ये पता है कि मेरे इस शिप में कितने डिब्बे आ सकते हैं। ठीक है, उनको उस शिप को डिज़ाइन करना आसान हो गया। दूसरी बात क्या है कि जब पोर्ट पर आप सामान लाकर शिप में लाद रहे हो तो वहाँ पर अगर कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसका मैकेनाइजेशन जो है ना वो आसान हो गया। मतलब एक तरह की मशीन मैंने बना दी, एक क्रेन बना दी, मुझे पता है इसी तरह की शेप का डिब्बा है, ठीक है, कंटेनर है, और वो कंटेनर को मैंने उठाया और उठा के मैंने शिप पे रख दिया। बाहर मान लीजिए पोर्ट से बाहर है, ठीक है, वहाँ से उठाया, उसको पोर्ट के अंदर ले आए, लाकर मैंने उसको ऊपर शिप पे लाद दिया। एक सिंपल तरीके से मेरा बताने का आपको आशय है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे जो हैंडलिंग है ना, हैंडलिंग और मूवमेंट ऑफ कार्गो वो आसान हो गया। ठीक है, तो उन्होंने जो कंसेप्ट जो चलता है
एक कंटेनर का, तो एक कंटेनर को हम, उसकी जो लेंथ होती है वो 20 फीट होती है, चौड़ाई जो उसकी होती है वो करीब करीब 8 फुट होती है, और जो उसकी हाइट होती है वो करीब करीब 8.5 फीट होती है। तो ऐसे एक कंटेनर इस तरह का 20 बाई 8 बाई 8.5 फीट का एक कंटेनर होता है, उसको 20 फुट कंटेनर बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर इससे बड़ा कंटेनर होगा तो मैं इसी के मल्टीपल में बात करूंगा। कोई ऐसा कंटेनर जिसमें इस कंटेनर से डबल सामान आ जाएगा तो मैं उसको बोलूंगा 20 फीट इक्विवेलेंट। 4 गुना सामान आ जाएगा तो मैं बोलूंगा 4 TEU, 20 फीट इक्विवेलेंट। तो ये 20 फीट इक्विवेलेंट या TEU है ना, ये कार्गो की कैपेसिटी दिखाती है कि भाई कितना कार्गो इसमें कितना सामान है, और ट्रेड में यही TEU इस्तेमाल होता है। तो कृपया करके आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो क्या हुआ, भारत में भी ये जो कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट था वो पॉपुलर किया इंडियन रेलवेज ने। तो ये क्या कहते हैं भाई, हमारे यहाँ जो रोड्स नेटवर्क था ना वो तो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, तो रेल नेटवर्क जो है हमारे पास काफ़ी बढ़िया था। तो हमने क्या किया कि रेलवे ने ये सोचा कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक पॉइंट से, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से सामान उठाता हूँ और वहाँ से मैं पोर्ट के पास तक ले जाके इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, और वहाँ से ट्रक्स की सहायता से ये शिप पे चला जाएगा, कंटेनर। तो रेलवे ने ये कंसेप्ट लाकर कि मैं एक पॉइंट से उठाऊंगा, रेलवे के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट करूंगा और दूसरे पॉइंट पे मैं पहुंचा दूंगा। कैसे? कंटेनर के इन कंटेनर्स को, मतलब मैं कंटेनराइजेशन करके अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देश में बढ़ावा दे दूं, क्योंकि रेलवेज जो है ना वो बड़ा चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली 1988 तक रेलवेज ने ये टोटल अपने टर्मिनल, मतलब यानी कि जहाँ से ये माल उठाते हैं और जहाँ से ये माल दूसरी जगह पहुँचाते हैं, तो ऐसे 7 इन्होंने टर्मिनल बना दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नवंबर 1989 में, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये सोचा गया कि भाई रेलवे का जो मेन पर्पज़ है वो जो है ना इस कार्गो का मूवमेंट जो है ना उसको फैसिलिटेट करना नहीं है, इसके लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी चाहिए। तो उन्होंने एक कंटेनर के मूवमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए या आसान बनाने के लिए एक नई कंपनी बना दी, और ये सारे 7 जो इनलैंड कंटेनर डिपो थे या टर्मिनल थे, इनको हैंड ओवर कर दिया एक कंपनी को अंडर द इंडियन रेलवेज, जिसका नाम दिया कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब आप ये समझ गए होंगे जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये जो है ये एक जगह से माल उठाती है और रेलवे के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कंटेनर की फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा, कंटेनर की फॉर्म में उन कंटेनर्स को दूसरी जगह पहुंचाती है जहां से वो पोर्ट पर जाके एक्सपोर्ट हो सकता है, या एक एरिया से, भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए भी ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंटेनराइजेशन वाले कार्गो को इधर से उधर करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए बेसिकली इनके 3 काम हैं, ठीक है, जिनसे इनका रेवेन्यू आता है। तो पहला काम जैसे मैंने बताया वो है कैरियर का काम। अब ये कैरियर क्या हुआ, तो ये जैसे अभी तक मेरे डिस्कशन से आप समझ गए होंगे, पहली चीज़ इनके पास कुछ खुद की बोगीज़ हैं, ठीक है, खुद के वैगन्स हैं, खुद के भी हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ इनके कंटेनर हैं। तो ये क्या करते हैं, रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, उनके लोकोमोटिव यानी कि उनके इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और नेचुरली फ्यूल भी जलेगा इंडियन रेलवेज़ का। तो ये जो इंडियन रेलवेज़ को ये जो नेटवर्क इस्तेमाल ये करते हैं, उस नेटवर्क के लिए ये कुछ चार्जेस देते हैं जिसको ये बोलते हैं हाउलेज चार्जेस। अब हाउलेज चार्जेस में बोगी अगर है इन्होंने किराए पे ले रखी है, वैगन ले रखा है किराए पे, खुद के भी हैं इनके, है ना, तो उसका किराया, लोकोमोटिव का किराया, मैन पावर जो रेलवेज लगाती उसका किराया, जो ट्रैक्स है उनके इस्तेमाल का किराया, फिर फ्यूल जला उसका किराया, ये सब किराया जो है ये कंटेनर कॉरपोरेशन से लेती है, और जो कंटेनर कॉरपोरेशन ये जो आपको माल बेच रहा है वहाँ से लेता है, ठीक है। अब जो ये टोटल हाउलेज चार्जेस हैं ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया इसलिए है क्योंकि 73% जो है
73% जो टोटल इसका एक्सपेंडिचर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो हाउले चार्जेस में जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ट्रांसपोर्टेशन ही तो है, और आप दूसरी एजेंसी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक चीज़ था, एक कैरियर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है, ये कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस दोनों ये ऑपरेट करते हैं, जिनसे इनका किराया आता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तीसरी चीज़ जो है, ये टर्मिनल ऑपरेटर है। जैसे मैंने बताया कि जो टर्मिनल का मतलब ये है कि एक जगह से जब आप माल उठाते हो और दूसरी जगह ले जाके उसको रखते हो, ठीक है, तो उन दोनों जगह को इनलैंड कंटेनर डिपो या आप टर्मिनल्स बोलते हैं आप। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो पोर्ट की तरह फैसिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान में कोई जगह ले लीजिए, आप जैसे जयपुर ले लीजिए, तो जयपुर से आपको माल मान लीजिए मुंबई जो JNPT है वहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आपने माल भेजा, आपने दिल्ली में एक जैसे मान लीजिए कॉनकोर का इनलैंड कंटेनर डिपो है तो या टर्मिनल है, तो यहाँ से आपने बाई रोड बाई ट्रेन आपने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को माल भेजा, उसने दिल्ली पहुँचा दिया। दिल्ली में जब उनके ICD में जाता है तो वहाँ कस्टम की सारी क्लियरेंस वगैरह चेकिंग वगैरह हो जाती है और उसको वहाँ पर फिर सील कर दिया जाता है उस कंटेनर को, और वो कंटेनर वहाँ से आगे पोर्ट पे चला जाता है। ठीक है, तो इनलैंड कंटेनर डिपो भी ये जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो ऑपरेट करती है। तो जैसे मैंने बताया शुरू में जब 1988 में जब इंडियन रेलवेज़ ने ये टर्मिनल, ये इनलैंड कंटेनर डिपो स्टार्ट किए थे, तब उनके पास 7 इनलैंड कंटेनर डिपो थे, जो अब बढ़कर 66 हो गए। तो 66 अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के हर तरफ जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, जहां कस्टम क्लियरेंस, पार्किंग फैसिलिटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, या आपको उसको जो आपके पास जो सामान है, जो कार्गो है, उसको अलग अलग करना, उसको छांटना, इस तरह की, और ऑफिसेज ऑल्सो, मतलब कोई अगर ऑफिस वहाँ लेना चाहे, है ना, कोई व्यापारी कोई ऑफिस लेना चाहे तो वो भी इस तरह की फैसिलिटी भी है उनको, ताकि, और इन सब का वो किराया लेते हैं। तो 3 बेसिकली इनके बिजनेस हो, एक कैरियर का, एक वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज से किराया, और तीसरा ये जो इनलैंड कंटेनर डिपो या टर्मिनल्स जो ना जो ये ऑपरेट करते हैं उससे किराया। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्ना कंपनी है, पहली स्ट्रेंथ तो ये, फिर पैन इंडिया प्रेजेंस इनकी है, ऐसा नेटवर्क किसी का भी नहीं है, किसी भी कंपनी का, किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी का नहीं है। फिर क्या हुआ कि ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है अभी, ठीक है, एक कुछ तो ऑपरेशनल हो गया है, एक तो ईस्टर्न साइड में है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या हुआ कि देखिए, होता क्या है कि जब आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी वही ट्रैक इस्तेमाल करती है इंडियन रेलवेज़ का, जो पैसेंजर ट्रेन्स करती हैं। अब उसमें क्या है कि प्रायोरिटी जो होती है इंडियन रेलवेज़ की, वो ये होती है कि भाई ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, ये पहले निकले, तो मालगाड़ी वगैरह को या इस तरह की जो गाड़ियाँ होती है कार्गो वाली, उनको रोक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो जो कंजेशन हो जाता है या वो डिले हो जाता है, जो तो एफिशिएंट कार्गो मूवमेंट नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब रेलवे की ऐसी लाइन में बिछा दूं जो सिर्फ और सिर्फ माल के लिए हो, माल के ढुलाई के लिए हो। तो एक ईस्टर्न साइड में और एक वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न साइड में जब ये जो कॉरिडोर वगैरह हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, तो वहाँ से जब इनका माल जाएगा, मतलब जब अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऐसे वैसे 94% के आसपास ये या 96% ऑपरेशनल हो गया है, तो उससे इनको एक्चुअली क्या है, कार्गो के मूवमेंट में बहुत मदद मिलेगी। फिर क्या है, ये मार्केट लीडर हैं, वो करीब 3 साल पहले इनका जो इस कंटेनराइज रेलवे के थ्रू जो कंटेनराइजेशन का कंटेनर्स का मूवमेंट है, उसमें इनका शेयर जो था वो लगभग 73-74% था, जो अब इस साल के आसपास जो घट के जो है ना, वो करीब 55% आ गया। उसका कारण ये है कि ऐसे रेलवे में प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना, उनको भी ये कंटेनर मूवमेंट की परमिशन दे दी है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, उसके कारण क्या है कि अब इसकी मोनोपोली उतनी नहीं रही कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। अब कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो होता है वो अपना कंटेनर जो है वो ट्रेन के थ्रू मूव कर सकता है। तो एक इनकी ये, खैर अभी भी ये मार्केट लीडर है। फिर क्या है
कि अभी भारत में जो कंटेनराइज कार्गो का लेवल है ना, वो वर्ल्ड की एवरेज से अभी भी कम है। तो इनके पास बिजनेस का काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा ही, ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया हम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को सरकार बढ़ावा दे रही है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे कंटेनराइजेशन बढ़ेगा और उससे जो कार्गो का मूवमेंट है ना वो बड़ा एफिशिएंट होगा। तो ये भी एक इनके लिए प्लस पॉइंट है। अब वीकनेस क्या है? पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि इनका मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है, तो कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो हाउले चार्जेस जो होता है ना, जो रेलवे को ये देते हैं, जो रेलवे की जो ट्रैक इस्तेमाल करते हैं, इनके लोकोमोटिव और इनके जो पर्सनल इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेन चलाता है वो ऑफकोर्स, तो उसके चार्जेस क्या है, ये पीरियडिक रिवीजन होता रहता है, तो वो बढ़ते रहते हैं। तो एक ये इनको प्रॉब्लम है। फिर क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे या व्यापारिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनके ऊपर इनका व्यापार निर्भर है कि भाई ज़्यादा व्यापार होगा तो ऑफकोर्स ये जो कंटेनराइजेशन है ये बढ़ेगा और इनका जो है माल ढुलाई का इनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो ये है। खैर अब मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने लास्ट ईयर यानी मार्च 2024 तक लगभग इंटरनेशनल कार्गो जो मूव किया वो 36.48 लाख TEU 20 फीट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे वो कंटेनर जो है, जैसे मैंने बताया आपको, तो 20 फीट इक्विवेलेंट, और डोमेस्टिक में इन्होंने 10.71 लाख TEU 20 फीट इक्विवेलेंट कार्गो का मूवमेंट किया। बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है ये, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका मार्केट कैप है वो 46,800 करोड़ से, ROE 11% है, ठीक ठाक ROE है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पे 7 रुपये जो है वो डेट है। PE 36 का है, थोड़ा सा हायर साइड में है। 3 साल की जो सेल्स है वो 5% है, जो फ्लैट है। 3 साल का प्रॉफिट जो है वो 8% है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। प्रमोटर जो है उसके पास 54.8% है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। FII के पास 13% है, DII के पास 26.19 है और पब्लिक के पास 5.83% है। तो ये कहानी तो हुई इस कंपनी की। अब इसमें ट्रिगर क्या है? देखिए, इसमें जो ट्रिगर है ना सबसे बड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2019 में ये अनाउंस किया कि इनके पास जो 54.8% स्टेक है ना, इसमें से ये 30.8% स्टेक बेचना चाहती है। और नॉर्मल डाइवेस्टमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल देना चाहती है किस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को। तो अब आप ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या हुआ? वो इन्वेस्टर जिसके हाथ में कंपनी आ जाती है और जो कंपनी चलाता है। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात हुई थी दिसंबर 2019 में, 2019 में। तो आज करीब करीब 6 साल हो गए, 6 या 5.5 साल हो गए, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूव हो नहीं रही, इसलिए इस शेयर का प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो भी यही है, अगर किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को ये कंपनी मिल गई और वो कोई अच्छा प्लेयर हो गया, तो इस कंपनी की काया पलट इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आप पूछिए मत। केवल ये ट्रिगर आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल जब तक ये ट्रिगर नहीं आता तब तक कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई दम नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मेरी शेयर में खरीद या बिक्री की कोई राय नहीं है, कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप कोई प्रश्न स्टॉक मार्केट से संबंधित पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।